बीते कुछ महीनों से एक बात लगातार सुनने को मिल रही है कि दुनिया मंदी की चपेट में आती है। मंदी मतलब स्लो डाउन। आईएमएफ ने भी एक चेतावनी दी है कि मंदी के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। क्या वाकई दुनिया भर के बाज़ारों में या दुनिया भर के दूसरे संस्थानों में मंदी का असर देखने को मिल सकता है? मंदी होती क्या और कैसे मालूम पड़ता है कि बस मंदी आने ही वाली है? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ देश के दिग्गज फाइनेंस एक्सपर्ट और ग्लोब कैपिटल से जुड़े हुए हिमांशु गुप्ता जी हैं। हिमांशु जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू, शुक्रिया। एक सर, आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि मंदी को लेकर ठोस कदम उठाने होंगे। पहला सवाल तो यही है कि क्या लगता है कि मंदी आ सकती है, क्योंकि ऐसा बाजार में कहीं नहीं दिख रहा। देखिए, जहाँ तक मंदी का सवाल है, अभी तक ये जो मंदी है ऐसा माना जा रहा है कि शायद डेवलप्ड नेशन में, मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में शायद ऐसा देखने को मिल सकता है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है जिसकी वजह से ऐसा समझा जा रहा है कि शायद 2023 में दुनिया के कुछ बड़े जो देश हैं उनमें शायद एक आर्थिक मंदी बनते हुए नज़र आए, जिसका सबसे बड़ा कारण रहेगा कि जिस तरह से पिछले 2022 में पिछले 3 या 4 तिमाही में वर्ल्ड के सभी सेंट्रल बैंकर्स ने इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की दर को कंट्रोल करने के लिए बहुत तेज़ी से ब्याज दरों को बढ़ाया। अब एक तरफ महंगाई की चिंता है, जो कि अमेरिका में पिछले 40 सालों में ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी गई। उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं ब्याज दरों का बढ़ाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन जितनी जल्दी तेज़ी से वो ब्याज दरें बढ़ाई, अब उसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट, वो डिमांड पर स्लो डाउन में होता हुआ नज़र आ सकता है। और उसके चलते जो आईएमएफ की आपने बात करी, विश्व के और भी काफ़ी ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी तरफ से ऐसा व्यू निकल कर आ रहा है कि इसके चलते शायद जो विश्व है वो 2023 में एक मंदी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। सर, क्या कुछ इंडिकेटर होते हैं? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये संस्थान अगर छटनी कर रहे हैं या फिर ये कंपनीज बंद हो रही है तो लगेगा कि हाँ, मंदी की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं? क्या कोई डेडलाइन होती है इसकी, कोई टाइम होता है, कोई डेट होती है? देखिए, मंदी एक ऐसी चीज़ है जिसको यूजुअली हम रिसेशन बोलते हैं कि किसी एक फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया से इसका जो कैलकुलेट करना वो थोड़ा सा सही नहीं रहता। जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं ये रहती है कि जब 2 लगातार क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ आ जाती है जीडीपी की, तो तब ऐसा माना जाता है कि रिसेशन यानी कि मंदी आ चुकी है। कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स रहते हैं जहाँ पर एक बहुत रिलायबल लीडिंग इंडिकेटर होता है जिसको हम इन्वर्टेड यील्ड कर्व कहते हैं, जिसमें छोटे समय की यानी कि 2 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़कर 10 साल या 30 साल के बॉन्ड यील्ड कर्व से ऊपर चले जाती है। उसको हम इन्वर्टेड यील्ड कर्व कहते हैं। तो जब कभी ऐसा होता है तो वो एक प्रीकर्सर होता है कि आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में अर्थव्यवस्था स्पेशली यूएस की वो मंदी में जाते हुए नज़र आ सकती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि कंजम्पशन में स्लो डाउन देखने को मिलता है। लीडिंग इंडिकेटर्स में डेटा में देखने को मिल जाता है कि स्पेशली हाउसिंग स्टैट्स या फिर जिस तरह का ऑटोमोबाइल की सेल्स, ये कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं जो कि हमको पहले ही इशारा कर देते हैं अक्सर कि जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी की तरफ जाती हुई नज़र आ सकती है। जी, अगर आपने कहा कि अगर बिक्री के आंकड़े कमज़ोर आते हैं तो उससे इशारा मिलता है। यूरोप की आप बात लगातार कर रहे हैं। क्या मंदी का खतरा सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ में होगा, और आपने शुरू में कहा कि जो विकसित देश हैं उस पर ज़्यादा संकट है? देखिए, इस वक्त सबसे जो मैं कहूँगा कि कठिन समस्या है वो यूरोपियन नेशंस के सामने ही है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस में ये जो हमने देखा रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है, जो कि अब तक काफ़ी महीनों से चलता आ रहा है, उसके चलते नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की कीमतों में जिस तरह का उछाल बना है, उसके चलते सबसे बड़ा जो दबाव है वो यूरोपियन नेशंस में ही बनता नज़र आया है, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल गैस का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह के वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ना केवल डोमेस्टिक यूज़ के लिए बल्कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी, और नेचुरल गैस की कीमतें जिस तरह से रिकॉर्ड हाइज पर बनी हुई हैं, उसके चलते वहाँ पर बहुत बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कट देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में धीरे धीरे एक सेल्फ इवॉल्विंग साइकिल है, जो कि एक स्लो डाउन की तरफ उस अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे धकेल रही है। आपने युद्ध का जिक्र किया, तो क्या रूस को नहीं लगता कि ये सब मंदी आएगी तो उसको भी नुकसान होगा, उसकी अर्थव्यवस्था भी डावाडोल होगी? देखिए, अल्टीमेटली अगर रिसेशन आता है तो कोई उससे अछूता नहीं रहता, सभी के लिए वो एक डैम्पनर है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो रूस है वो दुनिया में एक बहुत बड़ा सप्लायर है नेचुरल गैस का, क्रूड ऑयल का और बहुत सारे कमोडिटीज़ मेटल्स का। तो कहीं ना कहीं ये जो एलिवेटेड प्राइसेस हैं कमोडिटीज़ के, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बेनिफिट करते हैं उसकी इकॉनमी को। तो शायद कहीं ना कहीं ये एक कशमकश है
अपना एक अस्तित्व वापस से लेने के लिए जो खोया अस्तित्व है अमेरिका और यूएस के बीच की वो बात है। तो ये समय बताएगा कि कौन किस तरह से इससे निकलेगा। लेकिन हाँ, अगर मंदी आती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी विश्व की बड़ी इकोनॉमी ऐसी होगी जो इससे अछूती रहेगी। दुनिया के दूसरे नंबर के रईस हिंदुस्तान में रहते हैं, अडानी साहब, अंबानी साहब भी यहाँ पर, बहुत सारे बिलियनियर हैं जो हिंदुस्तान से हैं। हम लोग यूरोप की बात कर रहे हैं, अगर यूरोप में रिसेशन दिखता है या स्लो डाउन दिखता है तो क्या एशिया के मुल्क बच पाएंगे उससे? खासतौर पर आपने बड़ी अर्थव्यवस्था की बात की, भारत की अगर हम बात करें, भारत में कितना बड़ा संकट होगा? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि अछूता रह पाना मुश्किल हो जाता है कि अगर वर्ल्ड में मंदी आती है, क्योंकि यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और भारत चाहते या ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा अपनी जो सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट करता है। स्पेशली अगर हम देखें तो भारत की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो आईटी सेक्टर से आती है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से आती है, और वो जो कस्टमर्स हैं वो यूरोप और यूएस से ही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पर स्लो डाउन होता है तो उस सेक्टर पे एक इम्पैक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट स्लो डाउन हमारे देश में भी आता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग जो भारत के लिए है वो ये है कि हमने देखा है कि काफ़ी समय से यूएस डॉलर में बहुत बड़ी तेज़ी आई, उसके कंपैरेटिवली वर्ल्ड की सारी करेंसीज बहुत तेज़ी से गिरी, रुपये ने काफ़ी हद तक अपने आप को संभाल के रखा है, हालांकि डेप्रिसिएशन यहाँ पर भी देखने को मिली। बावजूद इसके हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग में जो शेयर है, जो जीडीपी का शेयर है, जो जिस तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं। चाइना +1 का जो एक फैक्टर है, तो वर्ल्ड के लिए अब इंडिया एक रिलायबल जगह बनता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर नई नई फैक्ट्रीज़, ग्लोबल फैक्ट्रीज़ लगती हुई बनती हुई आ रही हैं। तो मुझे लगता है अगर रिसेशन आता भी है तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ही निकल के आएगी। मतलब नौकरियां जाने का खतरा कम होगा उस दौरान? जी, मुझे नहीं लगता कि भारत में शायद उतना इसका कोई भारी इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि जिस तरह से भारत में अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेशली अगर आप सर्विसेज, हम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं ही, और जिस तरह से स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत सरकार का जो फोकस है, जिस तरह से कैपेक्स हमने देखा है कि बढ़ता हुआ नज़र आया है बिजनेसेस में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, फॉर द टाइम बिंग शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत काफ़ी मजबूत स्थिति में है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर छोटा मोटा कुछ झटका आता भी है तो वो बहुत एक फॉर द टाइम बिंग ही रहना चाहिए। हिमांशु जी, ये भी कहा जा रहा है कि दीपावली के बाद कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। क्या वाकई दीपावली एक माइलस्टोन है? इसके बाद जैसा आपने मंदी का जिक्र किया यूरोपियन कंट्री में, आपने कहा कि इंडिया भी सच होता नहीं रहेगा, तो क्या दिवाली के बाद कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं नेगेटिव साइड पे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अगर मैं इंडियन या डोमेस्टिक मार्केट या स्टॉक मार्केट की भी बात करता हूँ, हमारा बेस केस सिनेरियो ऐसा है कि 2022 एक बहुत वॉलेटाइल साल रहा है। साल के शुरुआत से ही कुछ ना कुछ ग्लोबल लेवल पर रहा, और 2022 के जाते जाते शायद ये ग्लोबल अर्थव्यवस्था में, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में जिस तरह की वॉलेटिलिटी है वो शायद यहाँ पर कम होती हुई नज़र आए। और एक बार अगर ग्लोबल लेवल पर ये वॉलेटिलिटी थम जाती है तो मुझे लगता है इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मार्केट की तरह उभर कर निकलेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद 2022 के अंत के बाद या बंद होते होते भारत एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की तरह उभर कर निकले। जी, काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल, मंदी कोई नहीं चाहता, लेकिन इससे बचने के उपाय क्या है? एक आम आदमी को आप सरल शब्दों में क्या कहेंगे, कैसे वो मंदी से बच सकता है? सेविंग्स अगर उसकी है तो उसे कहाँ पर इन्वेस्ट करे? क्या पैसा है तो पैसा कहाँ पर लगाए? नई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करे ना करे, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मंदी के समय में आपको बचना चाहिए उन एसेट्स से जिसमें ऑलरेडी एक बड़ी तेज़ी आ चुकी है। अक्सर ऐसा होता है कि जो रिटेल ट्रेडर या एक निवेशक होता है वो किसी भी एसेट क्लास पर तब पहुंचता है जब उसमें ऑलरेडी एक बड़ी तेज़ी आ चुकी होती है। हमने अभी रिसेंटली क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा होते हुए देखा। तो मेरी सिर्फ एक यही सलाह रहेगी कि आप कोई भी निवेश करने से पहले उसका रिस्क ज़रूर समझें कि उसमें आपकी पूंजी का नुकसान होने का कितनी % प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, हमेशा मंदी के समय में आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा एसेट क्लास ज़रूर होना चाहिए जिसका वॉलेटिलिटी, यानी कि शेयर बाज़ार की तेज़ी मंदी से ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे कि एक बहुत अच्छा एसेट गोल्ड है। तो भारत में हम सभी के घरों में हम लोग गोल्ड में निवेश करते ही आते हैं। तो गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें ज़रूर कुछ एलोकेशन होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मंदी के समय में कुछ लिक्विडिटी का प्रोविजन, आप प्रावधान ज़रूर अपने पास रखें। मतलब कुछ ऐसा कैश या कैश इक्विवेलेंट जिसको आप इमीडिएट ज़रूरत पड़ने पर कन्वर्ट कर सकें। क्या ऑफिशियल तौर पर कोई देश डिक्लेयर करता है कि हाँ मंदी आ गई है? ऐसा कभी रहा है इतिहास में?
जी हाँ, बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ये डेटा पॉइंट जैसे बैक टू बैक अगर 2 क्वार्टर्स जीडीपी नेगेटिव आता है, तो वो ऑफ़िशियली एक माना जाता है कि वो देश मंदी में आ चुका है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। मतलब दुनिया में मंदी की आहट तो है, लेकिन भारत जिस तरह की अर्थव्यवस्था उसको लेकर फाइनेंस एक्सपर्ट पूरी तरह से निश्चित है कि भारत में अगर दुनिया भर में मंदी आती भी है तो भारत में उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। इसके साथ साथ मंदी के दौरान किस तरह से आप अपनी सेविंग्स को बचा सकते हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको लेकर भी तमाम तरह के जो सुझाव हैं वो हिमांशु जी की तरफ से दिए गए हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।